चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप लोगों के कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम बात करेंगे परमाणु संरचना की। ठीक है, परमाणु संरचना की। परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका नाभिक होता है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो परमाणु का जो भार होता है 99% वो कहाँ होता है, नाभिक में। कितना 99% जो भार होता है वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। चलिए अब हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है आपका पहला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किस सन में की थी, 1897 में। ठीक है, किसमें की थी, 1897 में। और इसका जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, और इस पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज आपने गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी, 1920 में की थी। और जो इसका मास होता है वो क्या होता है, 1.6726 × 10⁻27 kg। और इस पे जो चार्ज होता है क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, 1932 में। और इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान क्या होता है, 1.6749 × 10⁻27 kg। और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक रिलेशन होता है, वो भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये होता है 1840। ठीक है, 1840। ठीक है, और अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें ठीक है, जो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1840। ठीक है, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन निकालें तो क्या हो जाएगा, 1840 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना होता है। ये भी लिख लो। ठीक है, अच्छा एक एमयू में एटॉमिक मास यूनिट, एमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर होता है, 1.661 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। और 1 kg बराबर 6.022 × 10⁻26 AMU होता है। एक होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर एक होता है, वो क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 पर मोल के बराबर होता है। नोट कर लो। ठीक, अब आते हैं इसी में देख लेते हैं हम लोग बोरबरी का नियम। ठीक है, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ठीक है, पहली ये जो नाभिक के पास की जो कक्षा होती है इसको बोलते हैं हम लोग के, क्या बोलते हैं, के।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद जो कक्षा होगी उसको बोलते हैं एल। एल में होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरी कक्षा जो होती है उसको बोलते हैं एम। एम में इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे? 18 होंगे मैक्सिमम, ठीक। और उसके बाद एन में कितने होते हैं? एन में होते हैं 32। तो नोट कर लीजिए इतना। अब चलिए बात करते हैं हम धारा की, इलेक्ट्रिसिटी की। ये आप लोगों का मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। करंट, ठीक। करंट क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई इक्वल टू होता है Q बाई टी, Q बाई टी। और Q इक्वल टू क्या होता है? NE बाई टी, ठीक। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, यूनिट की, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और यहां से कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। ठीक है। धारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, हाँ वही। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो I इक्वल टू क्या होता है? NeABD, मतलब जो करंट की जो चार्ज होगी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। और करंट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? प्रकाश की स्पीड के लगभग बराबर होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नोट करो, इतनी बहुत चीज अच्छी चीज बताइए। इसके बाद आता है आपका ईएमएफ। ईएमएफ क्या करता है? धारा को प्रवाहित करता है, ठीक।
धारा को प्रवाहित करवाने वाले को ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे धारा को प्रवाहित करवाने वाले को ईएमएफ कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ई से। ई इक्वल टू होता है W बाई क्यू। इसकी यूनिट अगर यहां से निकालें तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ओके। यूनिट की बात करें, एक यूनिट तो हमने बता दी, दूसरी यूनिट होती है स्टैंडर्ड वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। नोट कर लेते हैं। इसी को हम लोग विभवांतर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात होता है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। मतलब ये क्या करता है? धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक, मात्रक की बात करें, मात्रक होता है ओम। ठीक है, अब आते हैं ओम के नियम पे। ओम का नियम क्या है कि अगर मान लो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को हम ना बदलें, उसमें छेड़छाड़ ना करें, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी और जो उसमें जो पोटेंशियल होगा उसका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है? V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। एक ओम का नियम ये मिल गया आपको। ठीक, एक ओम का नियम ये भी होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक ओम का नियम ये भी होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक ओम का नियम ये भी होता है V इज इक्वल टू R। यहाँ पे चारों जो है ये सब ओम के नियम है। मतलब ओम के नियम को तोड़ों को बना दिया गया। ठीक, और एक ओम का नियम है I इक्वल टू G। ओम का नियम क्या होता है? जो आपके पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया। इन पे ओम्स का नियम लगता है। इन पे ओम्स का नियम लगता है। और जो आपको एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं,
जैसे आपका सेमीकंडक्टर, डज नॉट अलाउ, इस पे ओम का नियम नहीं होता है, डज नॉट अलाउ। सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सेमीकंडक्टर और डायोड, ट्रांजिस्टर, इस सब पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम नियम पे अगर हम कर्व की बात करें तो क्या होता है, सीधी रेखा होता है। क्या होता है, सीधी रेखा। ये आपकी करंट हो गई, ये आपका वोल्टेज हो गया, V अपॉन I इक्वल टू R, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ठीक, ओके, लिखो जल्दी से। अब देखिए, हम देखते हैं प्रतिरोध के नियम। देखिए प्रतिरोध क्या करता है, वो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा क्या, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब हम बता चुके हैं। ठीक, दूसरा क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, मतलब कोई कंडक्टर होता है, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो R इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई A, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा रो L बाई A। अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें, A बाई L हो गया, रो को हम लोग बोलते हैं विशेष प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है आपका ओम मीटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। ठीक, उसके बाद आता है आपका चालकता। चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं G से। ये होता है प्रतिरोधक, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसका प्रतिरोध का उल्टा, मतलब G इक्वल टू 1 बाई R। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट इसकी दो होती हैं, महो और साइमन। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, इसी बोलते हैं विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता या। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये होता है 1 बाई रो
विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। नोट करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है कि किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का जो तापमान है, ठीक है, किसी पदार्थ का अगर हम तापमान, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है उसका तापमान हम 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, सुनो, किसी पदार्थ का तापमान हम जब 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे जब बढ़ाते हैं तो उसके जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, मतलब पदार्थ का जीरो डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर तक टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अल्फा से, अल्फा से लिखते हैं। इससे लिखते हैं अल्फा से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। अल्फा से लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, ये होता है प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला। क्या होता है, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ठीक, अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो प्रति डिग्री सेल्सियस क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसे लिखेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब देखो कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इनका निगेटिव होता है। ये पूछता है कई बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा निकिल हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, तांबा, चांदी, प्लेटिनम, सोना, जिंक।
इन सब का ताप गुणांक हम बताते कितना होता है, ठीक है। निकिल का होता है 0.0059, निकिल का कितना होता है 0.0059, इनका होता है 0.0057, इनका होता है 0.0043, ठीक है। इनका कितना होता है 42, इनका होता है 0.0038 और इनका होता है 0.0037 होता है, ठीक है। और सोना और जिंक का होता है आपका, सोने का होता है 0.0037 और इनका होता है 0.0038। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब देखो कुछ चीजें हम यहाँ बता देते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। विद्युत कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। P इक्वल टू VI होता है, एक होता है I²R, एक होता है V²/R। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं शक्ति के, ठीक। दूसरा होता है ऊर्जा, विद्युत कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है VIT I²T V²RT, ठीक है। जूल का नियम, जूल का नियम पूछा जाता है। ये होता है H इक्वल टू 0.24 I²RT। ये भी नोट करो। बैठे बैठे काम करने में। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपके, ये पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। इसको हमने वोल्टेज सप्लाई दे दी। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 होगा, ये आपका R3 होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, यहाँ पे जो होगा वो V2 होगा, यहाँ पे जो होगा V3 होगा। इसमें करंट क्या फ्लो होगी, I, ठीक। ये कौन सा आपका सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। क्यों, वोल्टेज ड्रॉप होता है, किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और इसमें क्या होगी, करंट सेम होगी, मतलब इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी।
ठीक। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर टी इक्वल टू R1 R2 R3। इसी तरह अगर हम इसी में सेलों का संयोजन देख लें तो सेल आपके क्या होंगे, ऐसे लग रहा है। ठीक है। ये आपका पहला सेल हो गया E1, ये आपका इंटरनल डिस्टेंस हो गया, ये आपका E2 हो गया, ये इंटरनल डिस्टेंस हो गया, ये आपका E3 हो गया, ये इंटरनल डिस्टेंस होगा, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस है। ठीक। तो अगर हम सेलों को सीरीज में करें, ठीक है, सेलों को कनेक्शन ऑफ सेल्स, कनेक्शन ऑफ सेल्स, तो अगर इसमें हम निकालें करंट की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू NE अपॉन, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था एग्जाम में, ये हो जाएगा NR प्लस R। ये सीरीज में सेलों का है, ठीक है, नोट करो। अब देखिए ये रेजिस्टेंस आपके किसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है। अब इसको हमने सप्लाई दी तो इसमें I करंट फ्लो होगी। अब देखिए यहाँ पे करंट को 3 पाथ मिल रहे हैं, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ। तो यहाँ पे करंट होगी I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, यहाँ पे I3 हो जाएगी। तो पहला कनेक्शन में क्या होगा, पहला कनेक्शन में यहाँ पे देखिए करंट क्या है, डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/1। ठीक। अब इसी तरह हम लोग सेलों का संयोजन देख लेते हैं। तो अगर हम सेलों को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो सेलों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल करंट का, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। इसमें टोटल करंट हो जाएगी IT इक्वल टू E अपॉन R/N प्लस R। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में सेल्स में क्या होता है, मोर करंट मिलती है, क्या मिलती है, मोर करंट मिलती है, और सीरीज में मोर वोल्टेज। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सर आप मेरी एक बात पूछते हैं, देखिए अगर समान तरह के रेजिस्टेंस लगे होंगे, ठीक है, अगर सीरीज में समान तरह के रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू R। क्या हो जाएगा, N इंटू R। अगर पैरेलल में है, रेजिस्टेंस लेके सारे समान होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R/N। ये भी लिख लो। बात तो पूछनी है। अब चलिए देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने बताया था कि डीसी नेटवर्क में, कहाँ पे, किसी डीसी नेटवर्क पे जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इट मीन्स ये जंक्शन हो गया आपका,
ठीक, और इस पे सारी धाराएं मिल रही हैं, देख रहे हैं आप, सारी धाराएं मिल रही हैं, तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इट मीन्स सिग्मा I इक्वल टू 0। अब देखिए जो जंक्शन को आएंगी, जो जंक्शन की ओर आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से दूर जाएंगे उनको निगेटिव लेंगे। अब देखिए I1 क्या है, जंक्शन की ओर आ रही है, तो इसको लिखेंगे I1 प्लस में। अब I2 जंक्शन से दूर जा रही, देखिए दूर जा रही, यहाँ दूर जा रही, माइनस का I2। I3 जंक्शन की ओर जा रही, प्लस का। I4 जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस का। I5 जंक्शन की ओर आ रही है, इक्वल टू 0। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। देखिए अपन किरचॉफ का सेकंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है इसको केवीएल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने लिए, एक R1, R2, R3, और यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम केवीएल जब लगाएंगे तो मान लेते हैं इस सर्किट में टोटल करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि करंट का डायरेक्शन, ठीक है, इसको हमने क्लॉकवाइज माना है, ठीक है। तो करंट जब इधर आएगी तो पास होगी तो किससे होगी, माइनस एंटर करेगी, तो आपको साइन को देखना है। तो जब ये माइनस है तो E1 को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फिर यहाँ आया तो यहाँ पर IR1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसके बाद IR2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे करंट आई, करंट देखिए ये करंट आई, अब करंट किससे एंटर कर रही है, पॉजिटिव साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे E2 को हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। सीरियल नंबर, कंडक्टर, प्रतिरोधकता, चालकता कितनी होगी, गलनांक क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, ठीक है। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में धरे ही धरे हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं सिल्वर, ठीक है। सिल्वर माने चांदी, इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.59 इंटू 10 की पावर -8, और चालकता कितनी होती है, 6.289 इंटू 10 की पावर 7। इसका गलनांक कितना है, 960 डिग्री सेल्सियस, और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, 0.0038। जो आपके प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये सब जितने भी हैं ये आप देख रहे होंगे सब पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब ये सब क्या है, कंडक्टर है आपके, ठीक है, ओके। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, तो सिल्वर है आपका, ठीक। उसके बाद और इसकी जो चालकता होती है, ये दी इसकी परसेंटेज में चालकता अगर देखें तो इसकी चालकता होती है 96%, एक परसेंटेज में भी हम आपको बता देते हैं। सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर का, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा होता है लेकिन महंगा भी होता है, इसलिए ज़्यादा इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर का होता है 1.72 इंटू 10 की पावर 8 माइनस, और चालकता इसकी कितनी होती है, 5.8 इंटू 10 की पावर 7। अगर इसकी हम चालकता परसेंटेज बात करें तो इसकी चालकता होती है 90%, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1084 डिग्री सेल्सियस, और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, 0.00428। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है। कॉपर भी थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए क्या होता है अधिकतर जो हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.82 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। चालकता 3.4 इंटू 10 की पावर 7, और इसकी परसेंटेज में चालकता होती है 60%। कितनी होती है, 60%। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 657 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0.004013। उसके बाद आता है आपका गोल्ड।
गोल्ड का है प्रतिरोधकता 2.44 इंटू 10 की पावर -8, चालकता इसकी 4.2 इंटू 10 की पावर 7 और मेल्टिंग पॉइंट का है 1063 डिग्री सेल्सियस और प्रतिरोध तापमान 0.0034। उसके बाद आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन के हम लोग फिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता क्या है 5.6 इंटू 10 की पावर -8 और चालकता 1.79 इंटू 10 की पावर 7, मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रतिरोध तापमान क्या है 0.0051। उसके बाद आता है आपका जस्ता। जस्ता का प्रतिरोधकता क्या है 5.9 इंटू 10 की पावर -8 और चालकता 1.69 इंटू 10 की पावर 7 और मेल्टिंग पॉइंट 420 और प्रतिरोध तापमान 0.0037। उसके बाद आता है आपका पीतल। इसकी प्रतिरोधकता 6.3 इंटू 10 की पावर -8, चालकता 1.59 इंटू 10 की पावर 7, 930 डिग्री सेल्सियस और -0.0015। लास्ट में आता है आपका आयरन। आयरन की प्रतिरोधकता कितनी है 1 इंटू 10 की पावर 7 माइनस में और इसकी चालकता 1 इंटू 10 की पावर 7। मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1538 डिग्री सेल्सियस और प्रतिरोध तापमान 0.0069। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको मैंने।